नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे जीएसटी पर सुप्रीम कोर्ट निर्णय, भारत की इथेनॉल सम्मिश्रण नीति, सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्रबंधन संवर्ग, जैव विविधता व बायोस्फीयर रिजर्व तथा मध्य प्रदेश स्थानीय निकाय आरक्षण व सुप्रीम कोर्ट पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आलेख आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 1 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी और जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। इसमें हम मुख्य रूप से बात करेंगे जीएसटी पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लोकतंत्र की भलाई के लिए सहकारी संघवाद के महत्व को देखते हुए एक फैसले में ये कहा गया कि केंद्र और राज्य विधानसभाओं के पास वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी पर कानून बनाने के लिए समान, एक साथ चलने वाली और अद्वितीय शक्तियां हैं और जीएसटी परिषद की सिफारिशें उन पर बाध्यकारी नहीं है। शीर्ष अदालत का फैसला गुजरात उच्च न्यायालय के उस फैसले की पुष्टि करते हुए आया है, जिसमें कहा गया था कि केंद्र भारतीय आयातकों से समुद्री माल पर एकीकृत वस्तु और सेवा कर यानी आईजीएसटी नहीं लगा सकता है। जब बात की जाती है सहकारी संघवाद की, तो सहकारी संघवाद वह अवधारणा है जो केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को दर्शाती है, जहां वे दोनों एक साथ आते हैं और एक दूसरे के सहयोग से आम समस्याओं का समाधान करते हैं। वहीं दूसरी ओर वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी घरेलू उपभोग के लिए बेची जाने वाली अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला एक मूल्य वर्धित कर है। जीएसटी का भुगतान उपभोक्ताओं के द्वारा किया जाता है, लेकिन यह वस्तुओं और सेवाओं को बेचने वाले व्यवसायों के द्वारा सरकार को प्रेषित किया जाता है। इस रूप में इसको एक अप्रत्यक्ष कर माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जीएसटी परिषद की सिफारिशें संघ और राज्यों को शामिल करते हुए एक सहयोगी संवाद का उत्पाद होती हैं। यह प्रकृति में अनुशंसात्मक हैं और सिफारिशों का केवल प्रेरक मूल्य होता है। यदि इन्हें बाध्यकारी माना जाएगा तो यह राजकोषीय संघवाद को प्रभावित करेगा, क्योंकि जीएसटी के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों को ही कानून बनाने की समान शक्ति प्रदान की गई है। इसके संदर्भ में संविधान का अनुच्छेद 246 ए भी महत्वपूर्ण है, जो राज्यों को जीएसटी के संदर्भ में कानून बनाने की शक्ति देता है और इसमें संघ और राज्य दोनों को ही समान इकाइयों के रूप में माना गया है। इसके संदर्भ में 279 ए भी महत्वपूर्ण है, जो जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान करता है। वास्तव में कानून बनाने के लिए केंद्र और राज्य दोनों को एक साथ शक्ति 279 ए के तहत प्रदान की गई है, जिसके तहत ना तो केंद्र और ना ही राज्य वास्तव में एक दूसरे पर निर्भर हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जीएसटी कानून बनाते समय केंद्र और राज्य स्वायत्त, स्वतंत्र और यहां तक कि अनेक मामलों में प्रतिस्पर्धी इकाइयों के रूप में कार्य करते हैं। संघ इकाइयों के इसी एकीकृत दृष्टिकोण के चलते ही सहकारी संघवाद की भावना को भारत में बेहतर ढंग से लागू किया जा सकता है। यद्यपि कुछ मामलों में अराजकता को रोकने और सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र के पास शक्ति का बड़ा हिस्सा है, फिर भी राज्यों के पास शक्ति कम नहीं है। यह समझे जाने की आवश्यकता है कि एक संघीय प्रणाली बहुलवादी समाज की जरूरतों को समायोजित करने का एक साधन है, जिसमें लोकतंत्र और संघवाद एक दूसरे पर आश्रित हैं। संघवाद केवल एक अच्छी तरीके से काम कर रहे लोकतंत्र में ही स्थिर देखा जा सकता है, जिसके तहत संघ और राज्य दोनों मिलकर काम करते हैं। इसी प्रकार से जीएसटी परिषद में भी राज्य और केंद्र को सामंजस्यपूर्ण तरीके से कार्य करना होता है। इसी से सद्भाव, राष्ट्र की भलाई और वित्तीय सुरक्षा को प्राप्त किया जा सकता है। इससे केंद्र और राज्य के मध्य एक स्वस्थ प्रतियोगिता भी देखी जा सकती है और केंद्र राज्यों के बीच विचार विमर्श करने से लोकतंत्र भी
आगे बढ़ता है। इस फैसले के द्वारा एक लंबे विवाद को भी हल कर दिया गया है, जिसके तहत सरकार के द्वारा समुद्री माल ढुलाई पर आईजीएसटी को लगाया जाता था। जब हम बात करते हैं आईजीएसटी की, तो इसके संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि इसे इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के रूप में जाना जाता है, जो जीएसटी शासन के तहत एक कर है जो दो राज्यों के बीच यानी अंतरराज्यीय वस्तु या सेवाओं की आपूर्ति के साथ साथ आयात और निर्यात पर भी लागू होता है। इसके तहत कर एकत्र करने के लिए जिम्मेदार निकाय केंद्र सरकार है। हालांकि इस पूरे मामले में समुद्री माल यानी ओशन फ्रेट पर आईजीएसटी लगाने का मामला लगातार चर्चा में बना हुआ था, जिसके तहत जब हम बात करते हैं ओशन फ्रेट यानी समुद्री माल की, तो इसके संदर्भ में यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत में माल ले जाने की लागत को दर्शाता है। इस संबंध में दो विदेशी पक्षों के बीच एक समझौता किया जाता है। यह समझौता आमतौर पर एक निर्यातक जो एक विदेशी संस्था होती है और भारत में माल परिवहन के लिए एक शिपिंग लाइन के बीच देखा जाता है। आयातकों के द्वारा लगातार इसके संदर्भ में यह शिकायत की जा रही थी कि उन्हें इसके संदर्भ में एक ही लेन देन पर दो बार आईजीएसटी लगाया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आयातकों को राहत मिलने की उम्मीद की जा सकती है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जीएसटी के तहत उन प्रावधानों के परिदृश्य को भी बदल सकता है जो न्यायिक समीक्षा के अधीन है। चूंकि न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जीएसटी परिषद की सिफारिशों का केवल प्रेरक मूल्य है, अतः इसके संदर्भ में अब राज्य भी समान रूप से कार्य कर सकते हैं। हालांकि केंद्र सरकार का इसके संदर्भ में लगातार ये कहना रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जीएसटी काउंसिल की भावना को ही दर्शाता है, जिसके तहत इस बात पर भी बल दिया गया है कि किस प्रकार से जीएसटी काउंसिल के तहत जो अब तक निर्णय लिए गए हैं उसमें से ज्यादातर निर्णय सर्वसम्मति से ही लिए जाते देखे जा सकते हैं। अब आने वाले समय में जीएसटी काउंसिल अपनी बैठक बुलाकर सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय पर विचार कर सकती है और भविष्य में इसके संदर्भ में अंतिम फैसला देखा जा सकता है। इसी के तहत ही आपको जीएसटी काउंसिल यानी जीएसटी परिषद के बारे में भी जानने की आवश्यकता है। यह वस्तु और सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिशें करने के लिए एक संवैधानिक निकाय है, जिसे अनुच्छेद 279A के तहत गठित किया गया है। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और इसके अन्य सदस्य केंद्रीय राजस्व या वित्त राज्य मंत्री और सभी राज्यों के वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री होते हैं। इसे एक संघीय निकाय के रूप में माना जाता है, जहां केंद्र और राज्य दोनों को ही उचित प्रतिनिधित्व मिलता है। वस्तु और सेवा कर परिषद का प्रत्येक निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों के कम से कम 3/4 बहुमत से एक बैठक में लिया जाता है, जिसमें केंद्र सरकार के वोट का भार कुल वोटों के 1/3 के बराबर होता है और सभी राज्य सरकारों के मतों को मिलाकर उस बैठक में डाले गए कुल मतों का 2/3 भारांक होता है। सहकारी संघवाद को लागू करने के लिए भी जीएसटी काउंसिल केंद्र और राज्यों को एक साथ लाती है, जिसके अंतर्गत कई अन्य प्रकार के नीतिगत सुधारों को भी लागू किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 8 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में पर्यावरण और अर्थव्यवस्था में ऊर्जा क्षेत्र से है। इसमें हम बात करेंगे भारत की इथेनॉल सम्मिश्रण नीति पर। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत ईंधन कंपनियों को अब 2030 के स्थान पर 2025 तक इथेनॉल का प्रतिशत बढ़ाकर 20% करना होगा। 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की यह नीति 1 अप्रैल 2023 से लागू होने की उम्मीद की जा रही है। उल्लेखनीय है कि भारत पिछले 2 दशकों से ही विशेष रूप से 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए पेट्रोल में अधिक इथेनॉल मिश्रित करने के लिए एक व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि भारत के 220 मिलियन वाहनों में लगभग 75% दो पहिया और 12% चार पहिया वाहन हैं, जिनको इस नीति के तहत लक्षित किया जाना है। इसके संदर्भ में सबसे पहले तो हमें इथेनॉल के बारे में पता होना चाहिए। इथेनॉल, जिसे एथिल अल्कोहल भी कहा जाता है, वह एक हाइड्रोकार्बन है जिसे जलाने पर ऊष्मा और इंजन को शक्ति प्राप्त होती है। यह एक प्रमुख जैव ईंधन में से एक है जिसे खमीर के द्वारा शर्करा के किण्वन से या एथिलीन हाइड्रेशन जैसे पेट्रोकेमिकल प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित किया जाता है। इसी के संदर्भ में हमें बायोफ्यूल यानी जैव ईंधन को भी समझने की आवश्यकता है। कोई भी हाइड्रोकार्बन ईंधन जो किसी कार्बनिक पदार्थ, जीवित या फिर एक बार जीवित सामग्री से कम समय, दिन, सप्ताह या महीनों में उत्पन्न होता है तो उसे जैव ईंधन माना जाता है। जैव ईंधन प्रकृति में ठोस, तरल या गैसीय हो सकता है। ठोस में लकड़ी, सूखे पौधे की सामग्री, खाद इसका उदाहरण है। तरल में बायोइथेनॉल, बायोडीजल इसका उदाहरण है और गैस में बायोगैस इसका उदाहरण देखा जा सकता है। भारत ने 2001 से ही इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की व्यवहारिकता के परीक्षण को किया है, जिसके तहत 2002 में पेट्रोल में 5% इथेनॉल को मिश्रित करने की योजना को प्रारंभ किया गया था। इसे 2006 तक 20 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों तक बढ़ाया गया। हालांकि वास्तविक आंकड़े ये बताते हैं कि 2013-14 तक सम्मिश्रण का प्रतिशत कभी भी 1.5% को पूर्ण रूप से पार नहीं कर पाया था। यही कारण है कि आगे 2015 में सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को 5% तक पहुंचाने के लिए और दृढ़ता से कार्य किया गया। 2019 में इसे 10% तक लाने के लिए अधिसूचना जारी की गई, जिसके तहत वित्तीय प्रोत्साहन के साथ साथ नीतिगत समर्थन को भी बढ़ावा दिया गया था। 2020 में भारत ने 2022 के अंत तक 10% सम्मिश्रण और 2030 तक 20% सम्मिश्रण प्राप्त करने के लिए अपने इरादे की घोषणा को किया था। भारत ने इसके संदर्भ में 2030 तक डीजल के साथ बायोडीजल के 5% सम्मिश्रण का भी लक्ष्य रखा है। भारत के द्वारा अब इस लक्ष्य को थोड़ा और पीछे कर दिया गया है और अब हम 2030 से पहले ही 2025 तक 20% सम्मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। भारत के लिए पेट्रोल में इथेनॉल को 20% मिश्रित करने यानी इथेनॉल ब्लेंडिंग 20% E20 में स्विच करने का काफी लाभ है। नीति आयोग की इस संदर्भ में जून 2021 की रिपोर्ट महत्वपूर्ण है, जो इथेनॉल मिश्रण चुनौतियों और रोड मैप के संदर्भ में एक व्यापक तस्वीर को पेश करती है। आंकड़ों के अनुसार 2020-21 में भारत ने $55 बिलियन की लागत से पेट्रोलियम का लगभग 185 मिलियन टन शुद्ध आयात किया था। इसमें अधिकांश पेट्रोल का उपयोग वाहनों द्वारा किया जाता है और इसलिए एक सफल 20% इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम देश को प्रतिवर्ष $4 बिलियन या लगभग 30,000 करोड़ रुपए बचा सकता है। हालांकि रिपोर्ट का अनुमान है कि वाहनों की आबादी में अपेक्षित वृद्धि के आधार पर हमें 1016 करोड़ लीटर इथेनॉल की मांग होगी। चूंकि आगे आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहनों के भी बढ़ने की संभावना है, इससे 2025 तक हमें 722 से 921 करोड़ लीटर की आवश्यकता हो सकती है। भारत की वर्तमान इथेनॉल उत्पादन क्षमता में शीरा आधारित भट्टियों से 426 करोड़ लीटर और अनाज आधारित भट्टियों से 258 करोड़ लीटर शामिल किया जा सकता है। इससे आगे क्रमशः 760 करोड़ लीटर और 740 करोड़ लीटर तक बढ़ने की उम्मीद है और यह इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के लिए आवश्यक 1016 करोड़ लीटर इथेनॉल और अन्य उपयोगों के लिए 334 करोड़ लीटर का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। हालांकि इसके लिए 2025 में प्रतिवर्ष
6 मिलियन टन चीनी और 16.5 मिलियन टन अनाज की आवश्यकता हो सकती है। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के संदर्भ में आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि यह इंजनों को भी प्रभावित करता है। उल्लेखनीय है कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग यानी E20 का प्रयोग करते समय 4 पहिया वाहनों के लिए 6 से 7% ईंधन क्षमता का अनुमानित नुकसान होता है, क्योंकि मूल रूप से इंजनों को केवल पेट्रोल का दहन करने के दृष्टिकोण से ही डिजाइन किया जाता है। अतः इसके संदर्भ में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को इथेनॉल ब्लेंडिंग के अनुसार डिजाइन किए जाने की आवश्यकता है। इसके संदर्भ में इंजन निर्माताओं और उपभोक्ताओं दोनों को ही कर छूट आदि के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा सकता है। हमें इसके संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों को भी समझने की आवश्यकता है, जैसे कि हमारे समक्ष ऐसे अनेक देशों के उदाहरण हैं जहां पर वाहन पूरी तरीके से इथेनॉल से ही चलते हैं। जैसे कि ब्राजील में 2019 में बेचे गए नए वाहनों में से इथेनॉल से चलने वाले वाहनों की संख्या का प्रतिशत लगभग 80% तक है। हालांकि इथेनॉल से चलने वाले वाहनों में परिष्कृत इंजन तकनीक को लगाए जाने के चलते 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों में कीमत वृद्धि देखी जा सकती है, जिसे ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है। हमें इथेनॉल सम्मिश्रण के संदर्भ में पर्यावरणीय लागत को भी समझना होगा, क्योंकि इथेनॉल पेट्रोल की तुलना में पूरी तरीके से जलता है, इसलिए यह कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे उत्सर्जन से बचता है। हालांकि भारत में किए गए परीक्षणों से पता चला है कि प्रमुख पर्यावरण प्रदूषकों में से एक नाइट्रस ऑक्साइड में इसमें कोई कमी नहीं देखी जाती है। इसके अतिरिक्त इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत को वर्ष 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मक्का की खेती के तहत 30,000 वर्ग किलोमीटर अतिरिक्त भूमि को लाने की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि इसकी तुलना में इससे आधी ही जमीन का इस्तेमाल सौर ऊर्जा से स्वच्छ बिजली बनाने के लिए अधिक कुशलता से किया जा सकता है। इसके अलावा भारत के लिए गन्ना भी इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जो इथेनॉल का सबसे सस्ता स्रोत है। औसतन 1 टन गन्ना 100 किलो चीनी और 70 लीटर इथेनॉल का उत्पादन कर सकता है, लेकिन इसका मतलब 1 किलो चीनी का उत्पादन करने के लिए 1600 से 2000 लीटर पानी होगा, जिसका अर्थ है कि चीनी से 1 लीटर इथेनॉल के लिए लगभग 2860 लीटर पानी की आवश्यकता हो सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि इथेनॉल सम्मिश्रण से भारत में आगे चलकर जल संकट देखा जा सकता है, जिसको निवारित किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में स्वास्थ्य क्षेत्र से है। इसमें हम बात करेंगे मुख्य रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्रबंधन संवर्ग की। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्रबंधन संवर्ग यानी पब्लिक हेल्थ एंड मैनेजमेंट कैडर की स्थापना के साथ साथ भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के संशोधित संस्करणों पर एक मार्गदर्शन दस्तावेज को जारी किया गया है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब हम बात करते हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्रबंधन संवर्ग की, तो वास्तव में हम एक ऐसे कैडर के रूप में बात कर रहे होते हैं जो वास्तव में स्वास्थ्य क्षेत्र के क्षेत्र में काम करता है। जैसे कि मेडिकल कॉलेज में शिक्षक संवर्ग देखा जाता है, नैदानिक सेवाओं में डॉक्टरों का एक विशेषज्ञ संवर्ग देखा जाता है, किंतु जब बात आती है स्वास्थ्य सार्वजनिक क्षेत्र में प्रशिक्षित पेशेवरों से संबंधित कैडर की, तो इसका अभाव देखा जाता है। यही कारण है कि कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से भारतीय प्रशासनिक सेवा है, जिस प्रकार से भारतीय पुलिस सेवा है, उसी के समान ही सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रबंधन के लिए एक पृथक संवर्ग यानी एक पृथक कैडर भारतीय स्वास्थ्य सेवा को अखिल भारतीय स्तर या फिर राज्य स्तर पर निर्मित किया जा सकता है। इसके माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और साथ ही साथ स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली में भी सुधार देखा जा सकता है। हमें इस बात को समझना होगा कि भारतीय स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली की विशिष्ट और जटिल जरूरतों को पूरा करने के लिए एक समर्पित पेशेवर रूप से प्रशिक्षित कार्मिक यानी कैडर सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है।
यही कारण है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने भी स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग को स्थापित करने की पुरजोर वकालत की। वर्तमान में देखा जाता है कि अधिकांश राज्यों में इसकी अनुपस्थिति है, जिससे एक नेत्र या हृदय रोग विशेषज्ञ, जिसे शायद ही कोई सार्वजनिक स्वास्थ्य या इसके सिद्धांतों का ज्ञान हो, किंतु उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह भारत में प्रजनन और बाल स्वास्थ्य या मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम को लागू करेगा। मंत्रालय के स्तर पर भी सर्वोच्च पद किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा धारण किया जा सकता है जिसके पास सार्वजनिक स्वास्थ्य के सिद्धांतों या मुद्दों पर देश को मार्गदर्शन और सलाह देने के लिए कोई औपचारिक प्रशिक्षण ही ना हो। इन कारणों के चलते सार्वजनिक स्वास्थ्य संवर्ग की शुरुआत के साथ इस कमी को दूर किया जा सकता है। यह निश्चित रूप से भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली की दक्षता, प्रभावशीलता में सुधार करेगा। साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों की गुणवत्ता और वैज्ञानिक कार्यान्वयन के साथ गरीबों को भी इससे लाभ होगा, क्योंकि इससे उनका आउट ऑफ पॉकेट खर्च कम होगा और अत्यधिक महंगी निजी स्वास्थ्य देखभाल पर निर्भरता भी कम देखी जा सकती है। विशेष रूप से कोरोना काल में तो इसकी महत्ता सर्वाधिक महसूस की गई है, जिसके संदर्भ में कार्य किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में पर्यावरण क्षेत्र से है। इसमें हम बात करेंगे जैव विविधता और बायोस्फीयर रिजर्व पर। हाल के वर्षों में पर्यावरणविदों के द्वारा जैव विविधता के महत्व की ओर लगातार बल दिया गया है। जैव विविधता वर्तमान और भविष्य में मानव कल्याण को रेखांकित करती है और इसके पतन से प्रकृति और लोगों को समान रूप से खतरा देखा जाता है। इसके संदर्भ में यूनेस्को की जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार जैव विविधता हानि के प्रमुख वैश्विक चालक जलवायु परिवर्तन, आक्रामक प्रजातियां, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, प्रदूषण और अनियोजित शहरीकरण देखा जा सकता है। इन कारकों के चलते पृथ्वी ग्रह की पारिस्थितिकीय वहन क्षमता कम होती जा रही है और हमें इसी के अनुपात में स्वच्छ हवा, उच्च गुणवत्ता वाले पेयजल, पर्याप्त भोजन और स्वस्थ आवास को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। विद्वानों का मानना है कि बायोस्फीयर रिजर्व इन सब का समाधान करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय हो सकते हैं। उल्लेखनीय है कि बायोस्फीयर रिजर्व की संकल्पना को यूनेस्को के द्वारा 1970 के दशक में विकसित किया गया था। बायोस्फीयर रिजर्व वह स्थान है जहां मनुष्य प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते हैं और जहां सतत विकास और प्राकृतिक संरक्षण का प्रभावी संयोजन देखा जाता है। यदि हम बात करें दक्षिण एशिया की, तो दक्षिण एशिया में 30 से अधिक बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए गए हैं, जिसमें पहला बायोस्फीयर रिजर्व श्रीलंका में 1977 में नामित किया गया था, जिसका नाम था हुरुलू बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन के भीतर 25,000 हेक्टेयर से अधिक का क्षेत्र शामिल था। भारत में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों में विस्तृत है। भारत में वर्तमान में यूनेस्को द्वारा स्वीकृत 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार हमें कई और बायोस्फीयर रिजर्व की आवश्यकता है, क्योंकि दक्षिण एशिया पारिस्थितिकी तंत्र के दृष्टिकोण से बहुत ही विविध समूह है। जैसे कि भारत, नेपाल और भूटान में संयुक्त रूप से हजारों ग्लेशियर हैं जिनके संरक्षण की आवश्यकता है। इनके संरक्षण के लिए कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के समान मॉडल को अपनाकर कार्य किया जा सकता है, जहां पर ऑर्किड्स और दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण के साथ ही मनुष्यों की भी प्रमुख आर्थिक गतिविधियों को भी संरक्षित किए जाने का प्रयास किया गया है। उच्च पर्वतीय स्थलों के समान ही बांग्लादेश, भारत, मालदीव और श्रीलंका में व्यापक तट रेखाएं हैं, जहां बड़ी मात्रा में प्रवाल भित्तियां और मैंग्रोव वन हैं। यह क्षेत्र तूफान, बाढ़, सूखे जैसी चरम मौसम की घटनाओं और समुद्र जल स्तर में वृद्धि के चलते लगातार सुभेद्य बना हुआ है। अतः इन क्षेत्रों को भी यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व की संकल्पना के तहत लाने की आवश्यकता है। जैसे कि मालदीव में अलग से 3 बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं।
यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में विज्ञान आधारित प्रबंधन योजनाओं को लागू करके सतत मानव जीवन और प्रकृति संरक्षण हेतु स्थानीय समाधानों का परीक्षण किया जाता है और सर्वोत्तम प्रथाओं को भी लागू किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त स्थल होते हैं, जिसके अंतर्गत सरकारें ही तय करती हैं कि किन क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जाना है। हालांकि यूनेस्को के द्वारा अनुमोदन से पहले साइटों की जांच की जाती है और एक बेहतर प्रबंधन योजना पर भी बल दिया जाता है। इसके बावजूद अभी भी दक्षिण एशिया के कुछ देशों में पर्याप्त बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, जिसे लागू किए जाने की आवश्यकता है। इसमें बांग्लादेश, भूटान और नेपाल यूनेस्को की प्राथमिकता सूची में हैं, क्योंकि उनके पास अभी तक कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। यूनेस्को का यह भी मानना है कि भारत, मालदीव और श्रीलंका में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या में और वृद्धि की जानी चाहिए, क्योंकि हम प्रत्येक साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। अतः यह एक ऐसा अवसर है जब हम सबको जैव विविधता के लिए कार्य करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। इसमें हम बात करेंगे मध्य प्रदेश स्थानीय निकाय आरक्षण व सुप्रीम कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मध्य प्रदेश को उसके 23,000 से अधिक स्थानीय निकायों के चुनाव में 14% अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आरक्षण को लागू करने की अनुमति दी है। इसके संदर्भ में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अदालत को इस बात का आश्वासन दिया गया कि उसके द्वारा स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण के लिए 2010 में स्थापित ट्रिपल टेस्ट के मानदंड को लागू किया गया है, जैसे कि इसके तहत एक आयोग के द्वारा स्थानीय आधार पर पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थ की समकालीन अनुभवजन्य जांच की गई है। साथ ही स्थानीय निकायवार आरक्षण का विवरण भी सुनिश्चित किया गया है, जिसे स्थानीय जरूरतों के हिसाब से बनाया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कोटा पर 50% की सीमा का भी पालन किया गया है। आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अलावा महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर जो आरक्षण है वह 50% की सीमा के भीतर ही देखा जाता है। हमें ध्यान रखना होगा कि मध्य प्रदेश के साथ ओडिशा भी स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण के लिए अपनी योजनाओं की न्यायिक जांच का सामना कर रहा है। यह एक विवादास्पद प्रश्न बना हुआ है, जिस पर कानून अभी भी विकसित हो रहा है और जनता की राय को भी बटा हुआ देखा जा सकता है। भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग सामूहिक रूप से भारत की आधी से अधिक आबादी बनाते हैं और कई समुदाय इसमें शामिल होना चाहते हैं। इसको लेकर लगातार मांगे भी उठती रही हैं, जिसके तहत यह मांग की जाती है कि आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाया जाए, जाति आधारित जनगणना को कराया जाए और निजी क्षेत्र में आरक्षण को भी दिया जाए। जहां कोटा यानी आरक्षण सशक्तिकरण और न्याय का एक प्रभावी साधन साबित हुआ है, वहीं अनेक बार इसमें प्रतिस्पर्धी राजनीति भी देखी जाती है। आरक्षण व्यवस्था को निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ और अनुभवजन्य बनाना शासन की एक बड़ी चुनौती है और उस दिशा में न्यायालयों के प्रयासों का स्वागत किया जाना चाहिए। इसके संदर्भ में राजनीतिक दलों और सरकारों को न्यायपालिका के साथ मिलकर काम करना चाहिए, ताकि आरक्षण कार्यक्रम विभाजनकारी ना हो बल्कि विकास के उद्देश्य की पूर्ति करे। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, भारत सरकार पेट्रोल में एथिल अल्कोहल का प्रतिशत क्यों बढ़ाना चाहती है? भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम की पृष्ठभूमि के संदर्भ में स्पष्ट करें। 250 शब्द, 15 अंक। दूसरा प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट का जीएसटी काउंसिल के संदर्भ में दिया गया हालिया निर्णय न केवल भारत में व्यापारियों के दृष्टिकोण से महत्व रखता है, अपितु इसका सहकारी संघवाद के लिए भी निहितार्थ है।
व्याख्या करें। 250 शब्द 15 अंक। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप इथेनॉल का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप भारत सरकार के इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम को स्पष्ट करेंगे। इसके संदर्भ में हालिया भारत सरकार के निर्णय की व्याख्या करेंगे। इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम के संभावित लाभों को बताएंगे और इसकी कुछ चुनौतियों और संबंधित निवारण उपायों को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप सहकारी संघवाद का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप जीएसटी काउंसिल के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के हाल के निर्णय की व्याख्या करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के व्यवसायों और सरकार के दृष्टिकोण से महत्व को बताएंगे और इसके संदर्भ में कुछ अपेक्षित सुझावों को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।